आज हम इस वीडियो में राजीव प्रकाशन का आंसर पेपर 2024 क्लास 10th का विज्ञान सॉल्व करेंगे। पहले वीडियो में हम लोगों ने पहले सेट 2023 पहले सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था। कुछ अब दूसरे वीडियो में हम लोग खंड ब से वर्णनात्मक प्रश्न करेंगे, जिसमें पहला उपभाग है फर्स्ट। इसमें जितने भी क्वेश्चन देंगे फिजिक्स के हैं। फिर दूसरे विभाग में केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और तीसरे विभाग में है बायोलॉजी का क्वेश्चन। तो पहले हम फिजिक्स का क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। पहला लिखा गया वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु हो। पहला का ए, जो वस्तु है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। तो पहले हम अवतल दर्पण, जो अवतल दर्पण होता है उसका जो परावर्तक तल होता है अंदर की तरफ धंसा होता है और ये कलई होता है, और इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। ये होता है ध्रुव P, और इससे जहाँ प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटते हैं उसको कहते हैं मुख्य फोकस। इसको सूचित करते हैं F से, और जितना ध्रुव से फोकस की दूरी है तो उतना ही दूरी होती है वक्रता केंद्र की, जिसे हम सूचित करते हैं कैपिटल C से। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो वस्तु है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, तो यानी कि वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया, इसके बीच में ऐसे वस्तु है। मान लेते हैं नेम है इसका ये भी। तो जब हम किरण आरेख बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक प्रकाश जो होता है मुख्य अक्ष के समांतर खींचते हैं, हमेशा एक मुख्य अक्ष के समांतर खींचेंगे, और ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाता है। जब इसे परावर्तन होगा तो कहाँ से जाएगा, फोकस से। और उसके बाद इसमें दूसरा प्रकाश किरण हम कहाँ से ले जाएंगे, इस वक्रता केंद्र से ले जाएंगे। वक्रता केंद्र से ले सकते हैं, या दूसरा कहाँ से ले सकते हैं, फोकस से ले सकते हैं। तो इसमें एक प्रकाश किरण हम यहाँ से ले जाएंगे फोकस से, तो फोकस जाएगा तो परावर्तन के पश्चात ये भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो ये कहाँ काटेगा एक दूसरे को, ये काटेगा अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। तो जहाँ प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हैं वही प्रतिबिंब बनता है। तो यानी कि जो इसमें प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो यहाँ ए बी है तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। तो इसमें प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति होगी वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। उसके बाद हमको बताना है इसका आकार कैसा होगा। आकार कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, तो लिखेंगे वस्तु से बड़ा या आवर्धित। और प्रकृति कैसी होगी, तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो हमेशा वास्तविक उल्टा बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक तथा उल्टा। इसके बाद दूसरा है बी। इसमें लिखा है ध्रुव तथा फोकस के बीच। ध्रुव तथा फोकस के बीच। यह अवतल दर्पण हो गया। ये प्रकाशीय केंद्र है, मुख्य फोकस, और ये वक्रता केंद्र। तो इसमें लिखा है कि वस्तु कहाँ है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में है।
तो हम यहाँ वस्तु को रख देते हैं, इसका नेम दे देते हैं ए बी। तो एक प्रकाशीय किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर और परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगा, ये मुख्य फोकस से, जैसे फोकस से चला जाएगा। और दूसरा प्रकाश का किरण, इसमें तो फोकस से नहीं ले सकते, कहाँ से ले जाएंगे, वक्रता केंद्र से। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, यानी कि सी से जा रही है तो सी से ही वापस लौट जाएगी, ऐसे वापस आ जाएगी परावर्तन के पश्चात। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जहाँ परावर्तित प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती है। तो अगर हम इसको आगे तक बढ़ाते हैं, कहीं कटेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, ऐसे पीछे इसको बढ़ाते हैं। जब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो यानी कहीं कहीं एक दूसरे बिंदु काटेंगे, तो प्रतिबिंब कैसे कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि ए डैश बी डैश बनेगा। कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है और आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे, उसके बाद आकार, आकार कैसा होगा, आकार होगा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और प्रकृति, प्रकृति कैसी है, आभासी और सीधा, तो लिखेंगे आभासी तथा सीधा। क्वेश्चन नंबर 2, 5 सेमी लंबाई की कोई वस्तु 30 सेमी वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो जो वस्तु है उसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई को हम लिखते हैं h1 से दर्शाते हैं, तो h1 बराबर है 5 सेंटीमीटर। और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं कैपिटल आर से, तो कैपिटल आर बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर। से बताया नहीं गया कि कौन सा दर्पण है, इसलिए हमेशा प्लस मिलेंगे इसको। किसी दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर रखी है वस्तु, तो वस्तु की दूरी है, इसको हमेशा स्मॉल यू से दर्शाते हैं। और वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लेते हैं, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है या लेंस के बाईं ओर रखा जाता है। तो वस्तु की दूरी हो जाएगी -20 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम निकालेंगे फोकस दूरी। तो फोकस दूरी F बराबर होता है R/2, फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2, और वक्रता त्रिज्या है 30 सेंटीमीटर, तो 30/2, 2 से 30 कट गया 15 बार में, यानी कि 15 सेंटीमीटर। अब ये दर्पण है तो दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या 1/f बराबर लिखते हैं 1/v प्लस 1/u। तो भी हमको निकालना है 1/v प्लस u कितना है -20, तो लिख देंगे 1/-20 बराबर फोकस है 15, तो 1/15। इसके बाद 1/v प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 1/20 बराबर 1/15। -20 को ले जाएंगे हम दाएं साइड तो प्लस हो जाएगा, तो 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/20। अब हम निकालेंगे 20 और 15 कैल्शियम, तो 20 और 15 कैल्शियम होगा 60, तो हो गया 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1/v बराबर ये हो गया 4×3 7/60, ये आ गया। अब हमको भी का मान निकालना है, तो जब हम इसको उल्टा करेंगे तो भी बराबर हो जाएगा 60/7, क्योंकि हमको 1/v का नहीं भी का मान निकालना है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 60 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। इसको हम भाग देते हैं, तो 7×8 56, 4 बचा, 7 बचे 35, फिर उतना ही आएगा, तो हो जाएगा 8.7, 7 बचे 35, फिर 5 7 7 49, तो 8.57 सेंटीमीटर लगभग फोकस दूरी निकल गया। अब हमको निकालना है इसमें वस्तु की प्रतिबिंब की, क्वेश्चन में लिखा है को बताना प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब तथा आकार। तो जब भी बराबर प्लस में है, मतलब जो प्रतिबिंब है ये कैसा बन रहा है, आभासी और सीधा बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है,
तो लिख देंगे प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा एवं दर्पण के पीछे बनता है। अगर माइनस होता तो दर्पण के सामने बनता, वास्तविक उल्टा बनता। अब हम जानते हैं कि आवर्धन m बराबर होता है, दर्पण का आवर्धन हमेशा माइनस होता है, माइनस v बटे यू बराबर h2 बटे h1। h2 होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, h1 होता है वस्तु की ऊंचाई, v है प्रतिबिंब की दूरी और u है वस्तु की दूरी। तो v बराबर कितना है, यहाँ दशमलव लेके ये वाला अंक ले लेंगे 60 बटे 7, माइनस पहले से है, और u बराबर कितना है -20, तो यहाँ लिखेंगे -20 बराबर h2 बटे h1। h1 है 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अभी हो गया माइनस माइनस प्लस कट गया, 7 नीचे आ जाएगा, तो 60 बटे 20 गुणे 7 बराबर h2 बटे 5। ये 2 से कट गया, 20 से कट गया 60 3 बार में, तो 5 को जब इधर लाएंगे तो 5 तिहाई 15, तो 15 बटे 7 बराबर h2। तो h2 बराबर भाग देंगे, 7 दूनी 14, 1 बचा, फिर 7 एकम 7 और 3 7 बचे 35, यानी कि इसका आंसर आएगा 2.15 सेंटीमीटर लगभग। तो यानी कि जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई होगी 2.15 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये प्लस में आया है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य अक्ष के ऊपर। अगर प्रतिबिंब माइनस में आता तो कहाँ रहता, यानी कि मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, यानी कि वास्तविक उल्टा बनता। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, किसी 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 10 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। हमको बताना है कि इसका विभवांतर कितना होगा। तो इसमें दिया हुआ है प्रतिरोध, क्वेश्चन नंबर 3 है प्रतिरोध R बराबर 4 ओम। जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक होता है ओम, ऐसे लिखते हैं। इसके बाद उष्मा H बराबर दिया है, उष्मा को H से सूचित करते हैं, H बराबर है 100 जूल, जूल को हम लिखते हैं अंग्रेजी में जैसे। इसके बाद इसमें लिखा हुआ प्रति सेकेंड, यानी कि समय को दर्शाते हैं t से, प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, तो समय हो गया 1 सेकेंड। तो हम इसमें क्या निकालेंगे, पहले हम धारा निकालेंगे I, ठीक है, उसके बाद भी निकालेंगे, क्योंकि v क्या होता है, v बराबर IR होता है। तो जब हमको I का मान मालूम रहेगा, ठीक है, और R का मान मालूम रहेगा, तो भी निकल जाएगा। धारा I निकालेंगे और भी निकालेंगे, तो उष्मा बराबर होता है, उष्मा H बराबर होता है I² RT, ठीक है। तो H बराबर कितना है 100, इसका मान रख देते हैं 100 बराबर I², R है 4 और समय कितना है 1, तो 1 लिख देंगे। अब 4 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 100 बटे 4 बराबर I², 4 से 100 कट गया 25 बार में, तो I² बराबर आ गया 25, और जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट, तो I बराबर अंडर रूट 25, यानी कितना आ गया 5 एम्पियर। I है धारा, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, उसको ए सूचित करते हैं। अब हमको क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर V बराबर होता है IR, तो I कितना है 5 है और R कितना है 4, तो 5 चौके 20 वोल्ट। जो विभवांतर होता है उसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, इसमें भी स्टार लगा है और अथवे में स्टार लगा, मतलब ये हम लोग क्वेश्चन को करना नहीं है, ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं। इसके बाद भाग 2 है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। पहले मेथनॉल, फिर प्रोपाइन है, पेंटेनोन 3 है और ब्यूटेनोन 2 है। सबसे पहले है इसमें उपभाग
2 का 5वां क्वेश्चन। 5वें के ए में लिखा है मेथेनॉल। मेथेनॉल नल है मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसका संरचना सूत्र रहता है H, उसके बाद C, फिर H और डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ ऑक्सीजन। H सिंगल बॉन्ड, फिर C, फिर सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O, वो क्या ऑक्सीजन है। उसके बाद B है, B में दिया है प्रोपाइन। प्रोपाइन है तो प्रोपाइन में होगा H, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद फिर है C, सिंगल बॉन्ड, फिर C, उसके बाद H, और यहाँ भी एक H होगा और यहाँ भी एक H होगा। तो ये हो गया प्रोपाइन का संरचना सूत्र। उसके बाद है फिर C में पेंटेनॉन 3, पेंटेनॉन 3। तो पेंटेनॉन 3 का संरचना सूत्र होगा, पहले हम लिखेंगे CH3, फिर सिंगल बॉन्ड, उसके बाद फिर CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C, उसके बाद डबल बॉन्ड O, उसके बाद है फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, फिर सिंगल बॉन्ड होगा CH3। उसके बाद में D में है ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन, तो ब्यूटेनॉन का संरचना सूत्र होगा, पहले हम लिखेंगे CH3, फिर सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ लिखेंगे CH2, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH3। ये हो गया ब्यूटेनॉन। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे देंगे, इसमें स्टार लगा है, मतलब ये क्वेश्चन हम लोग को नहीं करना है, दोनों A और B। इसके बाद है 7वां, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहले लिखा हुआ है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, फिर इसमें एरो लगा है, इक्वल टू पढ़ते हैं इसको, बेरियम सल्फेट, उसके बाद क्या बनेगा, फिर बनेगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसको हम रिएक्शन इसका लिखते हैं। पहला है 7वें का A, सोडियम सल्फेट। ठीक है, पहले लिखा हुआ है सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला होता है Na2SO4। उसके बाद प्लस, फिर लिखा है बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2, बेरियम का संकेत होता है Ba। उसके बाद इक्वल टू, फिर लिखा है बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट का हो जाएगा BaSO4। ठीक है, और फिर क्या बनेगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला होता है NaCl। अब हम इसको करेंगे संतुलित, इसमें 2 सोडियम है, ठीक है, और यहाँ 1 सोडियम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी 2 सोडियम हो गया, यहाँ भी 2 सोडियम हो गया। क्लोरीन, उसके बाद सल्फर कितना है 1, यहाँ भी 1 सल्फर है। ऑक्सीजन 4 है, इसमें भी ऑक्सीजन 4 है, और बेरियम 1 है, यहाँ भी बेरियम 1 है, और क्लोरीन 2 है, यहाँ भी क्लोरीन 2 हो गया, यानी कि इसके जो परमाणु हो गए बराबर हो गए। अब इसके बाद बी में दूसरा है मरकरी ऑक्साइड, उष्मा और मरकरी, तो जो मरकरी होता है उसका संकेत होता है Hg, तो मरकरी ऑक्साइड का हो गया HgO, फिर यहाँ लिखा हुआ उष्मा, यानी कि इसको हम गर्म करते हैं, तो गर्म करेंगे तो मरकरी बनेगा, अलग हो जाएगा, और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगा। अब इसको हम संतुलित करेंगे, इसमें 1 ऑक्सीजन है और यहाँ 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, जब 2 से गुणा करें तो 2 मरकरी हो गया, 2 Hg हो गया, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गई संतुलित अभिक्रिया। इसके बाद है सी में लिखा हुआ जिंक, तो जिंक का संकेत होता है Zn प्लस, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4, तो इसमें क्या होगा, इसमें विस्थापन अभिक्रिया होती है। फिर लिखा हुआ जिंक सल्फेट, तो जिंक क्या करेगा, इसमें हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, तो हाइड्रोजन का जगह ले लेगा, और ये हो जाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट, और प्लस हाइड्रोजन गैस जो होगा इसमें से अलग हो जाएगा H2।
इसके बाद है डी। डी में लिखा हुआ आयरन। आयरन का संकेत होता है Fe प्लस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4। कॉपर का होता है Cu, सल्फेट आयन का हो जाएगा SO4। ये भी विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें क्या करेगा, जो लोहा है आयरन, ये कॉपर को, तांबे को विस्थापित कर देगा और उसकी जगह ले लेगा, तो बन जाएगा फेरस सल्फेट FeSO4, और जो कॉपर है ये अलग हो जाएगा। क्योंकि कॉपर भारी होता है, ये नीचे बढ़ जाता है, इसलिए हम इसको एरो से ऐसे दिखाएंगे, और जो गैस हल्का होता है ऊपर चला जाता है, तो वैसे ऊपर की तरफ एरो दिखाते हैं। उसके बाद है ई, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला होता है CaCO3, और इसको हम गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, तो उष्मा देंगे तो इसका अपघटन हो जाता है, अपघटन होता है, और अपघटन होने से क्या बनता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। उसके बाद है फिर F में जिंक। जिंक का होता है संकेत Zn प्लस, फिर लिखा हुआ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को हम लिखते हैं, सिल्वर का संकेत होता है Ag, और नाइट्रेट का हो जाएगा NO3, AgNO3। और ये प्रकाश किसमें होता है, ये रिएक्शन होगा तो जिंक क्या करेगा, सिल्वर चांदी को विस्थापित कर देगा और बनाएगा जिंक नाइट्रेट। तो इसका फॉर्मूला होता है ZnNO3 का होल 2, और प्लस जो सिल्वर है वो अलग हो जाएगा। अब इसको हम संतुलित करेंगे। इसमें जो NO3 है के 2 अणु हैं, और इसमें कितना है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो इसमें सिल्वर भी 2 हो जा रहा है, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे। और जिंक यहाँ अकेला है, तो जिंक इसमें भी अकेले है, तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, यह है संतुलित अभिक्रिया। इसके बाद है इसमें 7वें का फिर अथवा दिया है। अथवा में निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया, कार्बनिक यौगिक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया और हाइड्रोजनीकरण। इसके बाद विभाग 3 में है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है, तो मैं केवल आज केमिस्ट्री का ही बता रहा हूँ। तो पहले हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया। सबसे पहले हाइड्रोजन की दहन अभिक्रिया, हाइड्रोकार्बन की। तो जब हम हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो जलाने से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और उष्मा निकलता है और प्रकाश निकलता है। जैसे हमारे घर में जो LPG गैस होती है वो भी क्या होता है, एक तरह का हाइड्रोकार्बन ही होता है। उसको जलाते हैं तो जलाने से क्या निकलता है, उष्मा निकलता है, प्रकाश निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, साथ साथ जलवाष्प भी निकलता है बहुत कम मात्रा में। तो हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन में दहन करके उष्मा, प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड देता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब एकल बंध होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने पर स्वच्छ ज्वाला निकलती है, यानी कि जो लौ होगा, जो ज्वाला होगा बिल्कुल साफ होगा, उसमें से बहुत कम मात्रा में धुआं निकलता है जिसको हम देख नहीं पाते हैं। दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे द्विबंध और त्रिबंध होता है। तो जब इसको हम जलाएंगे तो जलाने पर काला धुआं निकलता है, साथ ही साथ जो ज्वाला होती है वो पीली होती है। लेकिन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ज्वाला कैसी होती है, वो होती है नीली ज्वाला होती है, और जब नीली ज्वाला होगी तो उसमें से ज़्यादा उष्मा निकलता है। उदाहरण है, मीथेन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं उष्मा प्राप्त होता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र था CH4। जब इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, ये अभिक्रिया संतुलित की गई है, तो ऑक्सीजन में 2 से गुणा किया गया है और इसमें भी पानी में भी 2 से गुणा किए हैं। इसके बाद दूसरा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है कि इसमें एक हाइड्रोकार्बन का एक परमाणु या एक से अधिक परमाणु क्या करता है, किसी दूसरे हाइड्रोकार्बन के एक परमाणु या किसी परमाणु समूह को विस्थापित कर देता है, हटा देता है, जिसको हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक हाइड्रोकार्बन का एक या एक से अधिक परमाणु को किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह को प्रतिस्थापित कर देता है, क्या कहा जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण में CH4 मीथेन है और ये है क्लोरीन। जब दोनों का अभिक्रिया होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो ये बनता है क्लोरोमीथेन कहते हैं, और ये क्या है, ये प्रतिस्थापन उत्पाद है।
यानी कि इसमें किसका प्रतिस्थापन हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है और इसमें क्लोरीन का हो रहा है, दोनों का प्रतिस्थापन हो रहा है। और प्रतिस्थापन होने से बन रहा है क्लोरोमीथेन और प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। इसके बाद सी में है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। मतलब कोई भी असंतृप्त हाइड्रोजन श्रृंखला है और जब उसमें हम हाइड्रोजन को जोड़ते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और ये जब भी अभिक्रिया कराई जाती है तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है। उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ये क्या करता है, अभिक्रिया की जो गति है उसको धीमी या तीव्र कर देता है, तेज कर देता है। तो जब हम हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया कराते हैं तो ये हम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं। और इसका उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण का उपयोग किया जाता है असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में परिवर्तित करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल है खाद्य तेल, यानी कि खाने वाला जो तेल होता है, जब इसको हम हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में इसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं और इसमें उत्प्रेरक है निकेल, Na लिखा हुआ है, और जो ये त्रिभुज बना है मतलब इसको हम गर्म कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, निकेल उत्प्रेरक है। और जब इसको हम गर्म करते हैं तो उत्पाद में क्या बनता है, वनस्पति घी, जिसको हम कहते हैं डालडा, ये बनता है। तो ये हो गया केमिस्ट्री का आंसर। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग बायो का क्वेश्चन का आंसर देखेंगे।